हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक को हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जिसके क्रम में हम लोग अभी इतिहास देख रहे हैं, यानी कि हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं क्लास 7 की। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री ऑल चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 में भी आज की वीडियो ये है जो लास्ट चैप्टर है उसका, यानी कि चैप्टर 10, और उसके बाद हम लोग कल से चैप्टर मतलब कि जो हमारा क्लास 8 है उसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी क्लास 8 का इतिहास हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 7 है उसको आज हम समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में राजनीतिक गठन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जो भारत है, ऐसा करके जो पॉइंट है वो पीएससी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी दिया हुआ है सिलेबस में। तो आज की वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मतलब कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में है तो वो आपके लिए काम का है। कुल मिला के आप इतना जानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक की घटनाएं हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो आज का चैप्टर है इसमें हम लोग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 में। आप जानते हैं कि औरंगजेब के जो मतलब कि महत्वपूर्ण शासक थे, जो मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। ठीक है, और इसी के साथ मुगल सत्ता फिर धीरे धीरे कमजोर होने में लगती है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के जो भी सक्सेसर हुए वो सभी वीक सक्सेसर माने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उन लोगों के पास उतनी अच्छी मतलब उनका जो राजनीतिक संगठन था वो भी उतना अच्छा नहीं था, उनकी दूरदर्शिता भी अच्छी नहीं थी जो भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि पतन की ओर अग्रसर होने लगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो हम लोग 1707 औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1700 जो हमारा 1761 है, जिसमें पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, यहाँ तक के घटनाक्रम को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे ध्यान बनाए रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से नहीं करवाई जा सकती, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उप महाद्वीप में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक है, हमारे पास विकल्प हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ, और उपरोक्त सभी। तो आप देखिए कि जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत है, इसके दौरान उप महाद्वीप में ये सारी की सारी घटनाएं घटी हैं। यानी कि इसी में आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद उनके जो भी सक्सेसर रहे, उनके जो भी उत्तराधिकारी रहे, वे सभी वीक थे। ठीक है, उनके अंदर उतना अच्छा राजनीतिक कौशल नहीं था कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है तो कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय होना स्वाभाविक है। तो वो घटनाक्रम यहाँ भी हुआ। जब दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर हुआ, वहाँ के उत्तराधिकारी जो है वो उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं रहे, तो फिर जो अनेक राज्य थे छोटे छोटे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है वो स्थापित कर ली। ठीक है, और साथ में ब्रिटिश सत्ता का तो उदय हो ही रहा था। आप देखेंगे कि 1600 से ही जो है ब्रिटिश सत्ता का उदय हमारे यहाँ होने लगा था। आगे चल के जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1765 में जो मतलब कि इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद तो फिर इन्होंने अपने पांव बहुत अच्छे से जमा ही लिए थे हमारे यहाँ। अब देखेंगे कि जब हम क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ब्रिटिश कंपनियों के मतलब जो ब्रिटिश की कंपनियां आई, जिसमें आप पुर्तगाली कंपनी भी देखेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी देखेंगे, फ्रेंच कंपनी भी देखेंगे। तो ये इन सारी कंपनियों के आगमन से ही वो चैप्टर शुरू ही हो रहा है। तो अभी तक हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत यहीं से लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे माना जाता है कि 1707 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद माना जाता है कि अब जो आधुनिक भारत है वो शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे घटनाक्रम इस दौरान हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि आप देखेंगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेंदी बनते ही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, विकल्प कौन से हैं। पहला विकल्प है कि औरंगजेब की दक्कन में लंबी लड़ाई ने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव डाला। ठीक। दूसरा कह रहे हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। तीसरा विकल्प है कि सूबेदार के रूप में नियुक्त जो अभिजात वर्ग थे उनके लिए बोल रहे हैं कि अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर या दोनों कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखते थे। दोनों कार्यालय थे, दरअसल कार्यक्रम नहीं होगा, तो मतलब जो अभिजात और सूबेदार वर्ग के लोग थे उनके द्वारा राजस्व जो मतलब की कार्यालय था उस पर भी नियंत्रण रखा जाता था और सैन्य जो कार्यालय था उस पर भी नियंत्रण रखा जाता था। ठीक। फिर कह रहे हैं मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो गई। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का सही वर्णन करते हैं। विकल्प में आप देख लीजिए, पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा कह रहे हैं 1, 2, 4 और चौथा कह रहे हैं 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे विकल्प जो भी यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं वो सही है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में ये सभी कारण उत्तरदायी रहे हैं। कैसे, आप देखिए कि जो औरंगजेब है ना, ये 16 औरंगजेब जो है इनके द्वारा 1679 में मतलब जो दक्कन था उसमें इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट किया। कब, 1679 में, और लगभग जब तक इनके हाथ पैर में जोर रहा है तब तक इनकी नजर वहां पे लगी ही रही। इन्होंने अपना पूरा करियर ही दक्षिण भारत में बर्बाद किया है, तो दक्कन में इनके द्वारा अपना पूरा करियर ही दक्षिण भारत की तरफ युद्ध करना, हमेशा उनकी नजर केवल और केवल दक्षिण भारत पर ही रही। उत्तर भारत उनके कब्जे में था, उस पर उन्होंने ध्यान न दे करके जो उनके कब्जे में नहीं है उसको कब्जा करने में अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर दिए। और हमेशा अगर आप युद्ध करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो संसाधन है उनकी भी कमी हो जाएगी। तो जब कोई भी जगह हो, चाहे वो कोई राज्य हो, कोई देश हो, या आपस में घर परिवार में ही हम देखेंगे कि अगर आप हमेशा एक दूसरे से भिड़े रहेंगे तो जो आपका संसाधन है वो केवल और केवल उसका खत्म ही होना है, बाकी उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा विशेष। ठीक है, तो ज्यादा नुकसान करके थोड़ा सा फायदा ले रहे थे। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो मतलब कि मुगल साम्राज्य है वो अपने पतन की ओर जाने लगा था। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में ही। आपसे अगर आप लोग हमारे साथ प्रीवियस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो हमने बताया है कि मतलब जो दक्कन में जो राज्य थे वहां पे, जिसमें आप बीजापुर, गोलकुंडा और साथ में जो और भी रहे हैं, उनमें मैंने बताया था कि औरंगजेब के द्वारा 2 राज्यों को विजय करके अपने मुगल साम्राज्य में उसका विलय किया गया। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि वो कौन कौन से राज्य थे जिनको औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। मैं आपको ईयर बता देती हूँ, एक को इन्होंने 1685 में मिलाया था, एक को 1687 में मिलाया था। अब आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। तो हाँ, यही हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके जो सक्सेसर थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके अंदर राजनीतिक जो मतलब कार्यकुशलता है वो थी ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट एकदम सही है। तीसरा आप देखिए कि उनके टाइम में जो मुगल अभिजात वर्ग के लोग थे वो लोग सैन्य जो मतलब कार्यवाही थी वो भी अपने अंडर में रख लिए थे और साथ में प्रशासन कैसे करना है उस पर भी अपना कब्जा जमा लिए थे। ठीक है, और अगला देखिए कि मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना, तो हाँ बिल्कुल भी बेकार हो गया था। क्यों? क्योंकि केंद्रीय सत्ता जो है वो कमजोर हो गई थी। आपस में ही पहले तो उत्तराधिकार का युद्ध होना, उसमें ही सब भिड़े पिले रहते थे, तो उससे भी जो है मतलब तहस नहस स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जब कुछ बचता था तो जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्होंने अपना वर्चस्व साबित कर दिया था वहां पे। तो आप देखेंगे कि मतलब कुछ बचा नहीं था, खास शक्ति नहीं बची हुई थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हुए उनके अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर के अंततः एक दिन मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं और फिर ब्रिटिश जो सत्ता है उनका यहाँ पे रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, और हाँ आप याद रखिएगा ये जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत है जिसमें आप 1707 से 1761 के मध्य के घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो घटनाक्रम है वो इसी के इर्द गिर्द रिलेटेड है मुगल साम्राज्य के, कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, कैसे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद छोटी छोटी मतलब शक्तियों का उदय हुआ, उन्होंने क्या काम किए। तो ये सारे पॉइंट्स ही आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो चलिए कह रहे हैं कि आप बताइए औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय में मुगल साम्राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं पूछा जा रहा है। विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है कि सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना जो नियंत्रण है उसको सुदृढ़ किया जिससे राजस्व की मात्रा में कमी आई, ठीक। दूसरा कह रहे हैं कि जमींदारों और किसानों के विद्रोहों ने समस्याओं को और गंभीर बना दिया। तीसरा कह रहे हैं कि विद्रोह जो विद्रोही समूह है इन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती देने के लिए आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नादिर शाह के आक्रमण ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए निगेटिव का निगेटिव ही हो जाएगा, यानी कि विकल्प जो सी है वो गलत है, इसमें बाकी सारे पॉइंट सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई विद्रोह करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये तो कह रहे हैं कि आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो यही वाला विकल्प गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। अब ये चौथा विकल्प आप देखिए, कह रहे हैं कि नादिर शाह के आक्रमण ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया, तो एकदम सही बात है। आप देखिए कि जो नादिर शाह है इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है दिल्ली पर कब? 1739 में, ठीक है। और इसने दिल्ली को खूब मतलब इतनी बुरी तरह से लूटा, मतलब जितना हो सकता था उतना लूट लिया, बहुत भारी मात्रा में धन जो है वो दिल्ली से ये बाहर लेकर के गया। फिर आप आगे देखेंगे कि नादिर शाह तो इतना आक्रमण किया, इतना लूटपाट मचाया ही था, लेकिन इसके अलावा आगे चल करके 1748 से 1761 के मध्य, 1741 से 1761 के मध्य जो अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनके द्वारा भी बार बार दिल्ली पर आक्रमण किया गया और लगभग 5 बार इन्होंने आक्रमण किया और दिल्ली को इतना भयानक तरीके से लूटा कि उसमें बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाया गया एकदम वर्णन किया गया है कि किस तरह से दिल्ली को एकदम कंगाली की स्थिति में इन लोगों ने छोड़ दिया था, ठीक है। और अभी हम आगे क्वेश्चन भी लिए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कितना सारा जो है कीमती सामान हमारे यहाँ से ये लोग लूट करके ले गए, ठीक। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा सी वाला, क्योंकि यही रॉन्ग है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया। हमारे पास विकल्प क्या है? 1739, 1740, 41 या 42। अभी ऊपर बता के ही आ रहे हैं कि 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को बहुत ही बुरी तरह से लूटा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जब दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, स्पेशली मुगल साम्राज्य में कौन से शासक थे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि उस समय मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह जो है वो शासक थे, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का जो समय है वो आपसे पूछ ले कोई तो कितना होगा? 1719 से 1748 तक, ठीक। मोहम्मद शाह जो है वो 1719 से 1748 तक शासक रहे, और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो आप सोचिए जिस तरह से नादिर शाह दिल्ली, जबकि उनकी केंद्रीय सत्ता दिल्ली थी, तब मतलब इतनी बुरी तरह से उसको लूट लिया। अकबर के टाइम में क्या किसी की औकात थी इस तरह से जो है तबाही मचाने की? नहीं। हाँ, अकबर खुद ही लूट ले वो दूसरी बात है, लेकिन अकबर के अलावा कोई बाहर से आकर के इतना तहस नहस नहीं कर सकता था। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा मतलब कि बेकार किस्म के इनके उत्तराधिकारी हुए हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यही वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा ही गया है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे। तभी ऊपर बता के आ रहे हैं कि मोहम्मद शाह जो है वो दिल्ली के उस समय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि नादिर शाह दिल्ली से क्या क्या लूट करके ले गया। हमारे पास विकल्प क्या है? हीरे जवाहरात, सोने के बर्तन, मयूर सिंहासन, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी वाला हो जाएगा कि ये सारी की सारी चीजें नादिर शाह जो है वो दिल्ली से लूट करके ले गया था। यहाँ देखिए एक बहुत ही मार्मिक मतलब विवरण आपको मिल जाएगा कि कैसे जो है जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो किस तरह लूटपाट मचाया और क्या क्या लेकर के गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि
यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया कि जो कभी मालिक हुआ करते थे अब वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। ठीक है, अब जब सब लूट पाट के लेकर चला ही गया तो बचा ही नहीं कुछ उनके पास, तो इनकी स्थिति तो गंभीर हो ही जाएगी। फिर आगे आपसे बता रहे हैं कि जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, इस पे आप देखेंगे कि कव्वाली बनी हुई है जो कभी तन के चलते थे अपनी शान शौकत पे। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। साथ में आप देखिए कि जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। ठीक है, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर जो शाहजहानाबाद था उसमें अब देखें केवल मलबे का ढेर बन करके रह गया, मतलब उसको एकदम तहस नहस कर डाला इसने। और आगे बताया गया है कि नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को ही तबाह कर डाला। तो मतलब इतना भयानक दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तो मतलब सब कुछ तहस नहस करके गया, वो कुछ छोड़ा नहीं यहाँ पर। उससे जितना बन सका, जितना वो बर्बादी कर सकता था उतना करके गया। तो इसको देख लीजिएगा, और अगर आपको वो कव्वाली मिले तो आप भी सुनिएगा और मुझे भी जो है भेज दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के दौरान दिल्ली की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो अभी हमने चूंकि आपको दिखा ही दिया तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि पहला विकल्प है शहर खंडहर में तब्दील हो गया और लोग बेघर और भूखे थे। एकदम सही बात है। शहर के अमीर लोग भिखारी बन गए, हाँ बन ही गए थे, और उनकी संपत्ति लूट ली गई थी। एकदम सही बात है। फिर देखें तीसरा कि शहर के लोगों को गुलाम बना लिया गया और उन्हें ईरान ले जाया गया। तो ये वाला पॉइंट हालांकि बताया नहीं गया है, लेकिन मतलब उसमें नहीं बताया गया, लेकिन ये पॉइंट्स भी सही है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें सही हैं। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसके दौरान दिल्ली जो है इस तरह से हो गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पूछ रहे हैं कि बताइए मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे अधिक जिम्मेदार था। यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ क्यों, यही आपको बताना है। कह रहे हैं पहले में कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव था। बिल्कुल सही बात है, मतलब बाहर से आक्रांता भी आकर के आक्रमण कर रहे हैं। भारत देश के भीतर भी जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो लोग अपने आप की स्वतंत्र जो सत्ता है उसको घोषित कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से दबाव था, और साथ में उत्तराधिकार का युद्ध हो ही रहा था। तो ये सारे जो मतलब घटनाक्रम थे वो सब एक साथ दिल्ली पर हवा बोल रहे थे। ठीक है, धावा बोल रहे थे एग्जैक्टली। दूसरा कह रहे हैं कि अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता, तो ये भी एकदम सही है। तीसरा कह रहे हैं ईरानी और तुरानी अभिजातों के दो बड़े गुटों में बटे होना, एकदम सही बात है। और उपरोक्त सभी, तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए ये सभी कारक मिलकर के जिम्मेदार थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं आपसे कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के पतन के साथ किन राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने जो पर हैं वो खोल लिए, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, मुगल प्रांत, मराठा साम्राज्य और उपर्युक्त सभी। तो उत्तर तो हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। ठीक है, विकल्प जो डी वाला है वो एकदम ठीक हो जाएगा, डी वाला। ठीक, तो आप देखिए 18वीं शताब्दी में जो राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उदय हुए उन्हें हम 3 परस्पर समूहों में बांट करके देखते हैं। पहला समूह कौन सा है, तो पहला तो वही है जो पहले मुगल प्रांत थे, यानी कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य। तो ये वही राज्य हैं जो पहले क्या हुआ करते थे, जो पहले मुगलों के मतलब कि क्षेत्र में आया करते थे, उन्हीं को यहाँ पे बोला जाता है कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य। और ऐसे राज्यों में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, तो पहले तो यही जानिए कि ये राज्य थे क्या। तो जो पहले मुगल प्रांत थे यानी कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य, इसमें आपको अवध देखने को मिल जाएगा, अवध। और इसके साथ कौन देखने को मिलेगा, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, बंगाल, हैदराबाद। तो ये 3 ऐसे राज्य उदित हुए जो कि स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य के रूप में जाने गए। और स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो शासक थे वो पहले ही शक्तिशाली थे और लगभग स्वतंत्र थे, लेकिन औपचारिक रूप से इन्होंने अपना जो हेड है वो माना हुआ था मुगल साम्राज्य को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरे में हम देखेंगे मराठा साम्राज्य। तो मराठा, सिख और जाट, इन लोगों की भी उत्पत्ति हुई। तो मराठा, सिख और जाट, ये जो 3 हैं, इन्होंने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित की। और ऐसे
ही सीधे सीधे स्वतंत्र सत्ता घोषित नहीं हुई, बहुत इन्होंने लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष किया, उसके बाद मुगलों से अपनी स्वतंत्रता को छीना था। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाएंगे, मराठा साम्राज्य वाले में आपको मराठा भी देखने को मिलेंगे, मराठा, सिख और जाट। ठीक है, मराठा, सिख और जाट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और दूसरे हैं, मतलब कि एक और है, वो ऐसा है कि ऐसे राज्य जो पहले शासन काल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे, और इसमें आपको कई राजपूत भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जो मुगल जब सत्ता कमजोर हुई तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित की। कौन कौन, पहले तो वही हैं जो पहले मुगल प्रांत थे, जिसमें आपको अवध, बंगाल और हैदराबाद मिल जाएगा। दूसरे कौन हैं, तो ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन काफी स्वतंत्र हुआ करते थे, और इसमें कई राजपूत भी शामिल थे। तीसरे कौन है, तीसरे में आपको देखने को मिलेगा मराठा, सिख और जाट, और इन्होंने बहुत ही लंबे टाइम से सशस्त्र संघर्ष करके अपनी स्वतंत्रता को मुगलों से छीना था। ठीक है, तो ये 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र नहीं हुआ। अर्थात आपको अगर पता होगा कि कौन कौन है जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता घोषित की है, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कह रहे हैं अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर। तो अब देखिए, मैसूर का नाम हमने कहीं नहीं लिया, जबकि हमने अवध, बंगाल, हैदराबाद, सिख, मराठा और जाट इन लोगों का नाम लिया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी वाला हो जाएगा कि मैसूर इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की। अब जब हमने देखा कि ये 3 राज्य जो है मुगल पहले प्रांत थे, आगे चल के स्वतंत्र हुए, हैदराबाद, अवध और कौन है, और बंगाल है ना। तो हाँ, 3 यही है कि हैदराबाद, अवध और बंगाल। तो आपको ये भी तो जानना चाहिए ना कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई, अवध की स्थापना किसके द्वारा की गई, पंजाब की स्थापना किसके द्वारा की गई, और साथ में जो जाट है, सिख है, मराठा है, इन सबको तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे। हालांकि हो सकता है सबको जानते हो, लेकिन हम सबको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि जो स्वतंत्र सत्ताएं घोषित हुई हैं, स्वतंत्र सत्ता जो स्थापित हुई है, उसमें जो पहली सत्ता है हैदराबाद, आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक, हमारे पास विकल्प क्या है, शहादत खां, मुर्शिद कुली खां, आशफ जाह या निजामुल मुल्क आशफ जाह। ठीक है, नाम बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसे एक ही जैसा सब आपको नाम दिख जाएंगे। तो आप देखिए, जो हैदराबाद की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो ये आशफ जाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर तो हो जाएगा डी वाला कि निजामुल मुल्क आशफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1724 में। 1724 में आपको कहीं कहीं ऐसे जो है देखने को मिलेगा कि अगर आप जैसे गूगल वगैरह करेंगे तो आपको हो सकता है मिले कि हैदराबाद की जो स्थापना है वो 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। तो ये बात सही है, मतलब सही है, मतलब कि हाँ, स्टार्टिंग ऐसा थोड़ी ना है कि हैदराबाद जो है तुरंत बना है, तो ऐसा नहीं है ना। हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित किया है किसने, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने, जबकि इसकी स्थापना तो पहले से ही थी। अभी क्या है, अभी कंडीशन ये थी कि ये मुगलों के आधिपत्य में था, लेकिन आशफ जाह ने इसको स्वतंत्र सत्ता के रूप में घोषित किया। तो जाहिर सी बात है कि बना तो पहले से ही रहा होगा हैदराबाद। तो वैसे नॉर्मली जो हैदराबाद है उसकी स्थापना 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी, लेकिन हैदराबाद को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित करने वाला जो शासक रहा वो कौन रहा, वो रहा निजामुल मुल्क आशफ जाह। कब इसने घोषित किया है, 1724 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 1724 में। और ये जो निजामुल मुल्क है ये हैदराबाद, और हैदराबाद में जो शासक हुआ करते थे उन्हें निजाम बोला जाता था। क्या बोलते थे, निजाम। तो निजामुल मुल्क जो आशफ जाह थे, इनके द्वारा 1724 से 1748 तक, मतलब कि हैदराबाद का जो निजाम वाला पद है वो संभाला गया। ठीक, चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हैदराबाद के बारे में। तो आप देखिए, जो हैदराबाद है इसकी पश्चिम साइड में, यानी कि इसने अपने पश्चिम साइड में मराठों से हमेशा ही भिड़ंत लगाए रखी। ठीक है, तो ये हमेशा ही मराठों से भिड़े पिले रहते थे। हम देखेंगे कि जो ये मतलब कि निजामुल मुल्क आशफ जाह हैं, ये पहले थे कौन, तो जब तक ये स्वतंत्रता अपनी नहीं घोषित किए थे उसके पहले तक ये फर्रुखशियर के दरबार में शक्तिशाली सदस्य थे। और ये फर्रुखशियर कौन है, तो फर्रुखशियर मुगल साम्राज्य के जो वीक सक्सेसर हुए हैं उसी में एक जो है शासक थे। ठीक है, जिनका जो है टाइम पीरियड आप देखेंगे 1717 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फर्रुखशियर हैं, इनके दरबार में निजामुल मुल्क जो है वो क्या थे, वो एक शक्तिशाली सदस्य के रूप में जाने जाते थे। ठीक है,
सर्वप्रथम जो अवध की सूबेदारी है वो इनको सौंपी गई, ठीक है। तो पहले तो इनको अवध की सूबेदारी सौंपी गई, ठीक, अवध की सूबेदारी पहले इनको सौंपी गई। आगे आप देखेंगे कि दक्कन का सूबेदार तो ये पहले से ही था, उसको अब अवध की भी सूबेदारी मतलब सौंप दी गई, और साथ में इसके साथ मतलब दो दो जगह का तो ये सूबेदार हो गया, और साथ में दक्कन में जब देखिए तब दंगे वगैरह होते ही रहते थे, तो दक्कन में होने वाले जो उपद्रव थे उसमें उसको कुछ फायदा मिल गया, और साथ में मुगल साम्राज्य में तो आपसी प्रतिस्पर्धा हो ही रही थी, लोग उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो कर ही रहे थे, और साथ में सक्सेसर जो थे वो भी मतलब कि बहुत कमजोर थे, केंद्रीय सत्ता वैसे भी कमजोर हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स मिल करके इसको मतलब इतना मतलब प्रोत्साहित किए कि चल बेटा अब तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ही दे, किसी के अधीन अब नहीं रहना। तो फिर उसी जोश में इसने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर ही लिया, और अंततः स्वतंत्र रूप से इसने अपना शासन काल भी संभाला, ठीक है। तो ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। और हम देखेंगे कि इसने जो है स्टार्टिंग में औपचारिक प्रमुख तो मतलब कि दिल्ली को यानी कि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनको औपचारिक प्रमुख के रूप में स्वीकार किया हुआ था, लेकिन औकात क्या थी मुगल साम्राज्य की इनके सामने कि अगर किसी फैसले पर जो निजामुल मुल्क आशफ जाह है उन्होंने निर्णय ले लिया है, तो जो मुगल साम्राज्य के शासक थे वो केवल और केवल उस पर हस्ताक्षर करने का काम किया करते थे। जैसे अभी हमारे यहाँ स्थिति राष्ट्रपति जी की है, राष्ट्रपति जी का काम क्या है, अगर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया है और उसको भेज दिया है तो उनको फिर उसमें ना नू नी कुछ नहीं करना, सीधे सिर्फ और सिर्फ अपना साइन करके भेज देना है कि हाँ भैया हम एकदम सहमत हैं। तो इस तरह की कंडीशन हो गई थी उस समय मतलब कि जो दिल्ली थी उनकी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो हैदराबाद के निजाम थे जिनको हमने कहा निजामुल मुल्क आशफ जाह, इनकी जो नज़र है ना वो कोरोमंडल तट पर भी थी। और कोरोमंडल तट पर क्यों थी, क्योंकि वो वस्त्र के उत्पादन के रूप में अग्रसर था, यानी कि अग्रणी जगहों में से गिना जाता था कोरोमंडल का तट कपड़े के उत्पादन के रूप में। लेकिन उस टाइम तक वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना काम धाम देख रही थी, तो फिर इनकी कलाई वहाँ लगी नहीं बेचारे की, फिर उसका जो सपना था कि वहाँ चल के कब्जा करेंगे वो थोड़ा टूट गया, चूर चूर हो गया। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की, निजामुल मुल्क आशफ जाह के द्वारा की गई। उत्तर हो जाएगा डी। अगर आप लोग बोर होते हो कि क्या ये फालतू का मतलब बताते रहते हैं, तो भाई जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इन्हीं एक्सप्लेनेशन से ही बन जाता है, तो इस वजह से जानना चाहिए। कितनी चीज़ें क्वेश्चन आंसर में कोई करवा सकता है, क्वेश्चन आंसर। और वैसे भी अगर आप केवल क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर सुने और आगे बढ़ गए तो उससे ना कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन में ही बताई जा सकती हैं। और सारे के सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, बहुत काम का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख राज्य थे अवध, बंगाल, हैदराबाद। इन राज्यों के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि अवध की स्थापना बुरहानुल मुल्क शहादत खान ने की थी, जो एक शक्तिशाली मुगल सूबेदार थे, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि हैदराबाद के निजाम ने मुगल सम्राट से दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्राप्त की और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। बताना है कितने कथन सत्य हैं। विकल्प में देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है मेरे ख्याल से हो जाएगा डी वाला, यानी कि 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं। तो देख लीजिए, हाँ उत्तर डी है भी, कहीं ऐसा ना हो ना कुछ गलत हो जाए, मैंने उत्तर वगैरह सब लिख के रखा हुआ है तो इसका। और हाँ, पीडीएफ के लिए बता दे रहे हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप देखिए कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। तो ये जो अवध है इसकी स्थापना किसने की, तो इसका जो है शहादत खान। जहाँ भी विकल्प में पूछा जाएगा वहाँ पे आपको ये शहादत खान ही लिखा हुआ मिलेगा। इतना सारा गाथा नहीं गाएंगे कि उनको पूरा का पूरा नाम बताएं, बुरहानुल मुल्क का शहादत खान, इतना बड़ा सा नाम नहीं देते। ज़्यादातर जगहों पे आपको शहादत खान ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये पहले क्या था, तो मुगल सूबेदार हुआ करते थे, तो पहला वाला ठीक है। फिर आप देखिए बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो बंगाल में आप देखिए कि 1760
1707 में इनको यहाँ का दीवान बना करके किसके द्वारा भेजा गया, तो 1707 में जब तक वो जीवित थे औरंगजेब, तो इन्होंने ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना करके भेजा था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने दीवानी, फौजदारी, दुनिया भर के जो भी पद थे सबको हथिया लिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित किया। ठीक है, 1707 में वो पहली बार वहां गए थे। तो आप देखिए कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई और अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान के द्वारा ये काम किया गया। तीसरा विकल्प है कि हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने मुगल सम्राट से दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी प्राप्त की। तभी मैंने आपको बताया कि हैदराबाद के जो निजाम थे आशफ जाह, ये दक्कन के सूबेदार तो थे ही और साथ में इनको अवध की सूबेदारी भी मिल गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो इसका जो विकल्प डी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो ये मतलब कि अवध की स्थापना करने में बुरहानुल मुल्क शहादत खान और मुर्शिद कुली खान और साथ में निजामुल मुल्क आशफ जाह, इन तीनों ही लोगों को मुगल दरबार में काफ़ी उच्च दर्जा प्राप्त हुआ करता था। साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि जो ये आशफ जाह थे इनको और मुर्शिद कुली खान इन्हें 7000 जात का दर्जा प्राप्त था, 7000 जात का दर्जा प्राप्त था, जबकि जो शहादत खां थे इन्हें 6000 जात का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और यहाँ हम देखेंगे कि मुर्शिद कुली खान के द्वारा, यहाँ पे मुर्शिद कुली खान से क्वेश्चन बना है कि मुर्शिद कुली खान के शासन काल में बंगाल की राजस्व व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि बंगाल की जो मतलब की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा की गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जब ये शासक बन गए वहाँ के, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता इन्होंने घोषित की, तो क्या मतलब की राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वही आपको यहाँ बताना है। पहला कह रहे हैं कि जमींदारी को जो जमींदार हैं उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ गई। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं राजस्व की वसूली में ढील दी गई। तीसरा है कि किसानों को नए अधिकार मिले और चौथा है व्यापार को बढ़ावा दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा कि जो जमींदार राजस्व का भुगतान करने में असफल हुए उनको अपनी जमीन मतलब जो है वो बेचनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि राजस्व की जो वसूली थी ना वो बहुत मतलब सख्ती से की जाती थी, उसमें किसी भी तरह की ढिलवाही नहीं बरती जाती थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको अवध के बारे में नहीं बताया, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अवध राज्य है उसकी स्थापना किसने की, कैसे की। चूंकि हमने देख लिया कि निजामुल मुल्क आशफ जाह के द्वारा हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई, हमने देखा मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की स्थापना की गई, अवध बचा रह गया है। अब हम अवध को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अवध राज्य है इसके बारे में देखिए कि इसको किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, इसकी स्वतंत्र सत्ता किसने घोषित की, तो बुरहान उल मुल्क शाह आदत खान ने। ठीक है, तो शाह आदत खान के द्वारा इसको स्वतंत्र सत्ता के रूप में घोषित किया गया। अब देखिए कि जो शाह आदत खान है इसको 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब? 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, किसको? शाह आदत खान को। ठीक है, अवध आप देखिए कि पहले से ही बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में स्थित था। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो मतलब कि उपजाऊ स्थान पे है तो वहाँ पे राजस्व जो है ना वो अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है। तो उससे जब आपके पास राजस्व अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मतलब क्षेत्र है वो भी डेवलप करेगा। ठीक, पैसे हैं तो फिर डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाता है। और साथ में देखिए कि उत्तरी भारत और बंगाल के मध्य में जब व्यापार होता था तो उसके मध्य मार्ग के रूप में ये आता था। ठीक है, तो उससे भी जो है थोड़ा मतलब इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखिए कि जो अवध की सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी मामले हैं ये सभी चीजें शाह आदत खान ने हथिया लिया। ठीक है, अवध में स्टार्टिंग में तो इसको केवल सूबेदार बनाया गया था, लेकिन इसने धीरे धीरे सूबेदारी भी हथिया ली, दीवानी जो मामले हैं उसको भी अपने अंडर में ले लिया और फौजदारी जो मामला है उसका भी स्वयं ही करता धरता बन गया। यानी कि इसकी स्थिति कैसे हो गई कि मेरा वचन ही है शासन टाइप का। ठीक है, मतलब कि हम ही दीवानी के मामले देखेंगे, हम ही फौजदारी वाला मामला देखेंगे और जो राजस्व का संग्रह है वो भी हम ही करेंगे, मतलब हम ही सब करेंगे। हम ही बोलेंगे तो सुबह होगी, हम ही बोलेंगे तो शाम होगी। तो ऐसी स्थिति में आ गया ये अवध में जो है कौन? शाह आदत खान। ठीक है,
आगे आप देखिए कि मुगल प्रभाव, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी तो जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में जो शासक हैं वो ढोल बजा के नाचेंगे, चल चल ठीक है तू अपना एंजॉय कर, हम अपना एंजॉय करें, तो ऐसा नहीं है ना। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अवध पर अपना जो है अधिकारी वगैरह भेजा कि चलो जा करके देखो राजस्व वगैरह में जो भी चीजें हैं उसको तुम तय करो। लेकिन अवध के जो नवाब, अवध के जो शासक हैं, अवध के जो मतलब कि शासक थे जिनका नाम क्या था, शहादत खां, इन्होंने मुगल साम्राज्य के प्रभाव को कम करने के लिए भी कदम उठाए और इसके लिए इनके द्वारा जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो कौन सा था, तो इन्होंने मुगल के जो अधिकारी हैं उनकी ही कटौती कर दी। यानी कि हम अपने यहाँ अपने मनपसंद के जो लोग हैं उनको रखेंगे, मुगल जो है मुगल शासक या मुगल साम्राज्य के लोग अपने अधिकारियों को भेजें, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो जो मतलब कि वहां से अधिकारी आया करते थे उनको ही कम कर दिया। ठीक, साथ में जो जागीरें दी जाया करती थी, मुगल जो अधिकारी थे उनको जो जागीरें प्रदान की जाती थी उसमें भी कटौती कर दी। ठीक है, और साथ में राजस्व कैसे लिया जाएगा, कैसे नहीं लिया जाएगा, किसको कितना टैक्स देना होगा, इसका जो है पुनः इसने निर्धारण किया और फिर उसके मतलब कि राजस्व खुद ही कलेक्ट करने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अवध जो है वो अपनी स्वतंत्र सत्ता के रूप में घोषित हुआ। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मतलब कि राजपूत जमींदारी मतलब इसने अपने अंडर में लिया और साथ में रुहेलखंड के जो अफगान थे उनकी भी उपजाऊ भूमि को अपने राज्य में मिला लिया। अब जब उपजाऊ भूमियों को अपने राज्य में मिलाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। ठीक है, अब सपोज दैट कहीं पे मतलब कि गेहूं पहले 5 बोरी हुआ करता था, आज वो जमीन उपजाऊ हो गई है, आज वहां पे 20 बोरी गेहूं हो रहा है। तो पहले जब 2 रुपए अगर टैक्स के रूप में मिलते थे तो आज उसमें 10 रुपए मिलने लगेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर उपजाऊ भूमि है तो टैक्स का जो कलेक्शन है वो ज्यादा होगा और ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि राज्य के पास पैसा होगा और राज्य के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तो राज्य उसको डेवलपमेंट में लगाएगा। तो इस तरह से चीजें हो रही थी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने का। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मतलब हैदराबाद की स्थापना किसने की, कब की, और साथ में अवध की स्थापना किसने की है और बंगाल की स्थापना किसने की। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। बाकी सारी जो चीजें हैं वो तो इम्पोर्टेंट रही क्योंकि दिया हुआ था चैप्टर में, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में क्षेत्रीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है आपको। हालांकि उत्तर तो पहले से ही दिख रहा है, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित की। तो एकदम सही बात है, स्वतंत्र सत्ता घोषित ही की, अभी इतनी देर से यही तो प्रवचन दे रहे हैं हम आपको। फिर कह रहे हैं उन्होंने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेका किया। तो एकदम सही बात है, तभी तो राजस्व का जो कलेक्शन है ये खुद ही कर ले रहे थे, मुगलों के पास जाने ही नहीं पा रहा था। तीसरा कह रहे हैं राज्य और धनी महाजनों के बीच संबंध कमजोर हो गए। बिल्कुल नहीं, संबंध मतलब कि इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो काफी ठीक ठाक हुए। और आप देखेंगे कि इस टाइम पे बंगाल में ना एक बहुत ही समृद्ध घराना हुआ, मतलब धनी महाजनों का, जिसको कहते हैं जगत सेठ घराना। ठीक है, जगत सेठ घराना, जगत सेठ घराना। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें आप देखेंगे कि जगत सेठ घराना जो है वो किनके पक्ष में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में था। तो ये भी एक कारण हुआ 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें जो बंगाल के नवाब थे वो पराजित हुए थे। ठीक है, तो और चौथा कह रहे हैं इजारेदारी की प्रथा पूरे भारत में फैल गई थी। तो ये सारे पॉइंट सही हैं, कुल मिला के यही सी वाला गलत था, तो इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि राजपूतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प क्या है हमारे पास, कई राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया था। तो सही बात है, आप देखेंगे कि कई राजपूत शासक ऐसे रहे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था जब हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे तब कि कौन कौन से वो शासक थे जो हिंदू माँ के संतानें थे। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया था और मैंने तो बताया ही था क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कभी कभी होता है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग सोचते रह जाते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो
पूछता तो एनसीईआरटी से, ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखिए आजकल एनसीईआरटी से बनने लगे हैं, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को ध्यान ही नहीं देते, एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं। कई सारे लोगों को तो एनसीईआरटी समझ में भी नहीं आती, सही बताएं तो ईमानदारी से। तो इस वजह से अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती तो आप हमारे साथ एक बार क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे चैप्टर्स को देख लीजिए, फिर एक बार खुद से पढ़ लीजिए, तो आपको जो एनसीईआरटी है ना वो बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी। और अंततः पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आज पढ़िए चाहे 10 साल बाद पढ़िए, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए दूसरा विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा ना महाराणा प्रताप का, तो वो मेवाड़ के ही शासक थे। तो उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी, कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, यानी आत्मसमर्पण जैसा भाव उनके अंदर एक क्षण के लिए भी नहीं आया। तीसरा देखिए, राणा प्रताप 1572 में मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे, ये पॉइंट भी सही है और कह रहे हैं उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो एकदम सही बात है, सारे के सारे पॉइंट सत्य हैं। राजपूतों के संदर्भ में जो भी ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं, डी वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत घराने ने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवा की थी। हमारे पास विकल्प क्या है, अंबर, जोधपुर, मेवाड़ या फिर उपर्युक्त दोनों, आ और बा। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो डी वाला हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। आप देखिए कि अंबर और जोधपुर के जो शासक थे इनके द्वारा मुगल व्यवस्था में मतलब या मुगलों के यहाँ सेवा दी गई थी, तो ये दोनों वाला जो सही है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आ और बा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अंबर और जो जोधपुर है इनके बारे में एक दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो अंबर है ना, यहाँ के शासक थे कौन, सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह, जिन्हें मालवा की सूबेदारी मिली थी। तो सवाई राजा जयसिंह अंबर के शासक थे, राजा जयसिंह, और इन्हें क्या मिला हुआ था, इन्हें मिला हुआ था मालवा की सूबेदारी। ठीक, मालवा की सूबेदारी इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, जबकि जोधपुर में आप देखिए तो जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम क्या था, राजा अजीत सिंह। क्या नाम था, राजा अजीत सिंह। तो जोधपुर के जो राजा थे राजा अजीत सिंह, इन्हें गुजरात की सूबेदारी प्रदान की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, अंबर के शासक कौन थे, अंबर के शासक थे सवाई राजा जयसिंह, मतलब सवाई राजा जयसिंह, और इनको मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई थी। जोधपुर के शासक कौन थे, राजा अजीत सिंह, और इन्हें गुजरात की सूबेदारी प्रदान की गई थी। ठीक, तो इसका जो उत्तर है डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो जयपुर के जो राजा जयसिंह थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। आपसे कह रहे हैं कि जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, तो वहाँ के जो जयसिंह नामक शासक थे उनके बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं कि वे एक महान खगोल शास्त्री थे। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं वे कुशल योद्धा और राजनीतिक थे, तो ये बात भी ठीक है। उपरोक्त जो सभी स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएगा कि डी वाला विकल्प एकदम सत्य है। जयपुर के जो राजा जय सिंह थे इनके बारे में ये सारे पॉइंट सही हैं कि वे एक महान खगोल शास्त्री थे, उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, और वे कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, डी वाला विकल्प एकदम ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जयपुर के जो राजा जयसिंह थे ना, इन्हें 12 साल तक अपने उम्र के, इन्होंने जब वो शासक बने तो उन्होंने 12 साल तक आगरा की सूबेदारी, मतलब ठीक है, इनके पास आगरा की सूबेदारी थी लगभग 12 साल तक। लगभग 5-6 साल तक ये मालवा के सूबेदार भी रहे, और इनका जो प्रभाव है ना वो दिल्ली से लेकर के नर्मदा नदी के तट तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो राजा जयसिंह हैं इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की थी। ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की, 5 खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की। और वो 5 खगोलीय वेधशालाएं इनके द्वारा कहाँ कहाँ स्थापित की गई, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि मथुरा में। ठीक है, मथुरा में, और कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए 2 जगह, एक तो मथुरा, दूसरा वाराणसी, तीसरा दिल्ली, और चौथा जयपुर, और 5वां उज्जैन। ठीक है, तो 5 जगहों पर इन्होंने वेधशालाएं स्थापित की। कहाँ कहाँ, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो सिख साम्राज्य से बना हुआ है। आप देखिए कि सिखों ने भी तो अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी ना। सिख, जाट और कौन थे एक लोग, सिख थे, जाट थे और मतलब मराठा ही थे ना। तो इन तीनों ने कैसे स्थापित की थी, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके, यानी कि सशस्त्र विद्रोह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी।
तो मराठा, सिख और जाट, इसी में आप देखिए कि सिखों के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। कह रहे हैं कि आप बताइए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। विकल्प क्या है 1699, 1708, 1715 या फिर 1716। इसका जो सही विकल्प है ए वाला हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा में किसके खिलाफ विद्रोह हुए। यानी कि जब बंदा बहादुर जी के द्वारा खालसा जो है उसको संभाला गया तो उन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। विकल्प कह रहे हैं राजपूत, मुगल, मराठा या फिर सिख। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना कि कैसे जो सिख हैं वो मतलब कि सैनिक वाले में परिवर्तित हुए, पहले तो वो ऐसे नहीं थे। तो उसी के क्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंदा बहादुर ने जब खालसा पंथ को मतलब कि खालसा पंथ जब उनके अंडर में आया तो उन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह किया। तो ये मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। ठीक है, मुगलों के खिलाफ ही इस पंथ का जो है वो गठन ही किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि मुगलों के खिलाफ ही इसको यूज भी किया जाएगा। बी वाला एकदम ठीक है। अब आप देखिए 15 मतलब कि जो बंदा बहादुर है इनके बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंदा बहादुर जी के द्वारा 1708 में मतलब क्या किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद 1708 में इन्होंने नेतृत्व संभाला था इस खालसा पंथ की। ठीक है, कब संभाला, 1708 में बंदा बहादुर जी के द्वारा खालसा पंथ को संभाला गया। कब संभाला गया, जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई। कब हुई है, 1708 में। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इन्होंने इसको यानी कि खालसा को किसके लिए यूज किया, तो मुगलों के खिलाफ विद्रोह के लिए यूज किया। ठीक है, और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इनके द्वारा बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए गए। ठीक है, किसके नाम से, बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए गए और अपने मतलब कि शासन को सार्वभौमिक घोषित किया गया। ठीक है, साथ में सतलुज और जो यमुना नदी है, सतलुज और यमुना नदी के मध्य जो भी मतलब क्षेत्र आता था उस पे इन्होंने अपना प्रशासन किया। आगे चल करके 1715 में इनको बंदी बना लिया गया और 1716 में फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। 1708 में ये शामिल हुए हैं, 1715 में बंदी बना लिए गए और 1716 में भगवान को प्यारे हो गए। प्यारे हुए नहीं, दरअसल प्यारे कर दिए गए, मतलब मार दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि आप बताओ मराठा साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। विकल्प देख लीजिए। कह रहे हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य के समकालीन था। तीसरा कह रहे हैं मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी में अपने चरम पर था और चौथा कह रहे हैं उपरोक्त सभी। तो आप बताइए क्या सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सही मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए कि डी वाला एकदम ठीक है। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, सही बात है ना। फिर आप देखिए मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्यों का समकालीन था, सही बात है, तभी तो उनसे भिड़ते रहते थे। और मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी में अपने चरम पर था, ये बात भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा। मेरे ख्याल से सिखों से कुछ छूट गया है। हाँ, ये एक पॉइंट है सिखों से, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिखों से एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने खुद को जत्थों या मिसलों में डिवाइड कर लिया था। मिसलों में डिवाइड कर लिया था या मतलब संगठित किया था। और ये जो जत्थे और मिसल थे, इनकी जो संयुक्त सेनाएं थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था दल खालसा। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया अभी बाद में। तो ये जो मतलब कि 18वीं शताब्दी के आसपास कुछ योग्य नेताओं ने मिलकर के अपने आप को जत्थों या मिसलों में डिवाइड किया और ये जो जत्थे या मिसल थे इनकी जो संयुक्त सेना हुआ करती थी उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे दल खालसा। ठीक है, ये जो दल खालसा के लोग हैं ये आपस में या तो बैसाखी को या फिर दिवाली पर अमृतसर में मिला करते थे। ठीक है, और सामूहिक निर्णय लिया करते थे। और जो वो सामूहिक निर्णय लिया करते थे उस सामूहिक निर्णय को क्या कहा जाता था, सामूहिक निर्णय को क्या कहते थे, उसको कहते थे गुरुमत्ता। ठीक है, और ये गुरुमत्ता का मतलब क्या होता है, गुरु के प्रस्ताव। ठीक,
और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि सिखों के द्वारा राखी व्यवस्था की स्थापना की गई। किसकी? तो राखी व्यवस्था। और ये वो वाली राखी नहीं है कि हाँ भैया जो है बहना आके मतलब कि भैया के कलाई में राखी बांधेंगी, तो वो व्यवस्था नहीं है। इनके द्वारा ये जो राखी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, इसमें क्या होता था, तो इसमें किसानों की उपज का 20% लिया जाता था एज अ टैक्स, और उसके बदले में उन्हें संरक्षण करने का जो है वचन दिया जाता था। ठीक है, तो ये राखी व्यवस्था थी किनकी? सिखों की। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका हमने 20 वाले का उत्तर देख लिया है कि सारे के सारे पॉइंट सत्य हैं। अब हम शिवाजी महाराज के बारे में देखेंगे। बड़ा ही मतलब कि गौरव प्रदान करने वाला नाम है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज थोड़ा 2-4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं बताया गया एनसीईआरटी में। बाकी तो आप लोगों के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप जानना चाहिए हमें, लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के बारे में आप देखिए, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? इनका कहना ठीक नहीं है। आपका जन्म कब हुआ? तो 1630 में। ठीक है, जन्म कब हुआ शिवाजी महाराज का? 1630 में। किनसे हुआ था, अर्थात पिता कौन थे, माताजी कौन थी? तो पिताजी जो थे वो थे शाहजी। ठीक है, पिताजी जो थे वो शाहजी थे, और माता जो थी वो थी जीजाबाई। ठीक है, माता जो है वो जीजाबाई थी। जीजाबाई जो है वो माता थी। ठीक है, तो शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1630 में। पिता कौन थे? शाहजी, और माता थी जीजाबाई। ठीक है, साथ में जीजाबाई जो मतलब माता जी थी, इन्होंने और उनके दादा जो कोंडदेव थे, इन्होंने मिल करके शिवाजी को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज जो है वो विजय पथ पर आगे बढ़े। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी, जो आगे चल करके अंततः मराठा साम्राज्य के रूप में उदित हुआ था। और इस मराठा साम्राज्य की जो मतलब राजधानी थी वो क्या थी? पुणे थी। ठीक है, और ये जो स्टार का चित्र है ना, ये राजधानी होता है। तो इनके द्वारा जो मतलब कि बनाया गया साम्राज्य, उसकी राजधानी क्या थी? पुणे। और इसका विस्तार कब से कब तक हुआ? तो इस पुणे में आप देखिए मराठा साम्राज्य का जो विस्तार है वो 1720 से 1761 के मध्य सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, 1720 से 1761 के मध्य जो मराठा साम्राज्य है उसका सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। शिवाजी के द्वारा जावली पर कब्जा किया गया, और साथ में इन्होंने बीजापुर और मुगलों के खिलाफ कुछ कारनामे किए, जिसकी वजह से इनकी जो मतलब ख्याति है वो दूर दूर तक फैल गई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिवाजी महाराज के द्वारा युद्ध में जिस पद्धति का यूज किया जाता था वो था गुरिल्ला पद्धति। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स है वो भी इन्हीं की देन है। चौथ में क्या हुआ करता था? तो चौथ में आप देखेंगे कि जो जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदारों के द्वारा जो मतलब राजस्व वसूला जाता था, जमींदारों ने जो राजस्व वसूला, उस राजस्व का 25% इन्हें देना पड़ता था। ठीक है, तो इसकी वजह से ना जो जमींदार थे वो बहुत मतलब अंदर से खलबलाए हुए थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और सरदेशमुखी में क्या होता था? सरदेशमुखी जो सरदेशमुखी है ना, ये भी मतलब कि राज्य को मजबूत करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी टैक्स मिलता था। तो इसमें क्या होता था कि दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला जो भू राजस्व था उसका 9 से 10% लिया जाता था। ठीक है, तो सरदेशमुखी 9 से 10% लिया जाता था, और जो मतलब कि चौथ है वो 1/4 या चौथाई हिस्सा लिया जाता था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और वो क्या है? वो यही पूछा जा रहा है कि आप बताओ मराठा साम्राज्य के संदर्भ में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? विकल्प क्या है? धार्मिक कर बिल्कुल नहीं, व्यापारिक कर बिल्कुल नहीं, भू राजस्व या सैन्य शुल्क। सी वाला एकदम सही है कि मराठा साम्राज्य में जो चौथ और सरदेशमुखी थे वो भू राजस्व मतलब की व्यवस्था थी। भू राजस्व टैक्स था, यानी कि जमीन पर लगने वाला टैक्स, यानी जो मतलब है एक तो जो चौथ था वो 4% लगता था, और जो सरदेशमुखी था वो 9 से 10%। 10 से देशमुखी 10 मतलब 10% समझ सकते हैं, चौथ से 4% समझ सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे यहाँ पढ़िया पढ़वा चिल्लाना स्टार्ट कर दिए हैं, उनको अभी जाके पता चला ना कि अभी वीडियो बन रहा है। ये चालू है सबके सब। कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य के विस्तार के कारण अन्य शासकों के साथ उनके संबंध कैसे थे? ठीक है, आपको बताना है कि मराठा साम्राज्य जो अपना विस्तार कर रहा है, जैसे उसने चौथ वसूला, उसने सरदेशमुखी वसूला, तो उससे जो अन्य शासक थे उनके मतलब कि संबंध कैसे थे इनके साथ? तो जाहिर सी बात है गड़बड़ ही थे, अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे। कोई नहीं चाहता कोई जो हमने कमाया उसमें से हमें 10% किसी को देना पड़े। क्यों कोई चाहेगा भाई? 10 रुपये हम कमा रहे हैं तो हम आपको 10 में 5 रुपये अगर आपको इवन 5 नहीं 2 रुपये भी आपको दे देंगे तो खलेगा तो है ही ना। कुल 10 कमाया 2 आपको दे दिया तो कैसे काम चलेगा? इस वजह से सब मतलब अंदर से इनसे जले भुने थे। कह रहे हैं सभी शासक मराठों के मित्र थे। कैसा हो सकता है? मतलब ऐसा वैसे ही सोचिए कि क्या कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जिसका हर कोई मित्र हो?
कभी ऐसा संभव नहीं है। इवन गांधी जी जैसे जब महान आत्मा, अब कुछ लोग गरियाने मत आ जाइएगा कि गांधी जी महान नहीं थे ये वो, तो उसके लिए ना भैया महान थे या नहीं थे सबके अपने अपने विचार है, मेरी नज़र में महान थे तो मैं तो महान ही कहूँगी। तो आप देखिए कि गांधी जी जैसे महान आदमी को या महान व्यक्तित्व को अगर लोग गरिया सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हर कोई पसंद करे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सभी शासक मराठा के मित्र थे, एकदम गलत बात है, एकदम मतलब जोर से कट इसको मारिए। दूसरा, कुछ शासक मराठों के खिलाफ हो गए थे, एकदम सही बात है। ठीक है, अब जब उनको टैक्स देना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है मतलब खिलाफ तो हो ही जाएंगे। कह रहे हैं मराठों के साथ संबंध तटस्थ थे, बिल्कुल नहीं, और मराठों के साथ संबंध केवल व्यापारिक थे, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा कि कुछ शासक मराठों के खिलाफ हो गए थे, बी वाला एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये देखिए एक पॉइंट है मराठों से संबंधित, और उसमें आपको जानना चाहिए बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव के बारे में आपको बताया गया है कि बाजीराव प्रथम, जो कि बालाजी बाजीराव या बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बालाजी बाजीराव के पिताजी कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और ये थे कौन, तो ये एक महान से मराठा सेनापति थे। इन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त किया तथा मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा वो बालाजी बाजीराव के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से वही बालाजी बाजीराव, मस्तानी जो मूवी आई है ना, वही वाले बालाजी बाजीराव हैं। तो मूवी में देख करके मतलब जज मत करिएगा, मूवी में तो कुछ भी दिखा देते हैं। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज का वो लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या है, कह रहे हैं कि जाटों ने अपनी सत्ता कब सुदृढ़ की। तो विकल्प देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, या फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, अब देखेंगे कि 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य में चूड़ामन जाट के नेतृत्व में, जो जाट हैं उन्होंने अपनी सत्ता मजबूत की थी। तो ये भी याद रखिएगा किनके नेतृत्व में, चूड़ामन जाट के नेतृत्व में, चूड़ामन जाट के नेतृत्व में इन्होंने अपनी जो सत्ता है वो मतलब मजबूत की थी। ठीक है, अब देखिए जो चूड़ामन जाट हैं या जो जाट लोग थे, इन्होंने 1680 में अपना जो प्रभुत्व है वो दिल्ली और आगरा तक मतलब दिल्ली और आगरा तक इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इनके द्वारा ना दीग में राजमहल का निर्माण करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किनके द्वारा दीग में राजमहल का निर्माण करवाया गया, तो जाटों के द्वारा ये करवाया गया था। ठीक है, और जो सूरजमल जाट हैं, इनके समय में जो जाट साम्राज्य है या जाट जो राज्य है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, और 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर राज्य जो है वो जाट मतलब जो भरतपुर जाट हैं उनके द्वारा अपने राज्य को संगठित भी कर लिया गया था। तो किनके द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1756 से 1763 के दौरान जो भरतपुर जाट नामक व्यक्ति थे, इनके द्वारा अपने राज्य को संगठित किया गया था। ठीक है, और जो सूरजमल जाट हैं इन्होंने किले बनवाए, महल बनवाए, और भरतपुर का एक प्रसिद्ध जो है किला बनवाया था, लोहागढ़ का किला, किनके द्वारा बनवाया गया था, सूरजमल के द्वारा। तो सूरजमल जाट ने भरतपुर का एक प्रसिद्ध जो है किला बनवाया जिसका नाम क्या है, लोहागढ़ का किला। ये पॉइंट याद रखिएगा कि लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था, सूरजमल जाट ने बनवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। मेरे ख्याल से अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 24 नंबर का, उसके बाद सारा चैप्टर खत्म ही हो रहा है। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में कौन से क्षेत्र शामिल थे, आपको ये बताना है। विकल्प हमारे देख लीजिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन शायद छोड़ दिया है, चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। दूसरा कह रहे हैं आधुनिक पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तीसरा कह रहे हैं आधुनिक दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और चौथा कह रहे हैं कि आधुनिक पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो आपसे कुल मिला के यही पूछ रहे हैं कि बताओ भैया सूरजमल जाट जो थे उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से क्षेत्र जो है वो उनके नियंत्रण में थे। तो इसका जो उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा कि वर्तमान में जो दक्षिणी राजस्थान है वो वाला हिस्सा, पश्चिमी हरियाणा वाला हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये सारे हिस्से सूरजमल जाट के नेतृत्व में थे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब वो क्वेश्चन जो मतलब कि पूछा क्या जाता है अन्यत्र करके, जो हमारी एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया रहता है, उसमें आप देखेंगे कि आज के चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया है। तो हम लोग वहां से क्वेश्चन लिए हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग, किसान तथा सर्वकालों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विकल्प देखिए, राजा रानी, पादरीगण और अभिजात वर्ग, विदेशी आक्रमणकाली है, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब बी वाला ठीक हो जाएगा।
कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके दौरान पादरीगण और अभिजात वर्ग जो है इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब से कब तक है, तो 1789 से 1794। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है, 1789 से 1794 के मध्य फ्रांसीसी क्रांति हुई है। यहाँ आपसे बता रहे हैं 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ठीक, ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका की बात बता रहे हैं कि अमेरिका जो है 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग, किसान और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए। बात एकदम सही है, आज भी ऐसा ही मानना भी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पास जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर, मतलब जो सामाजिक स्थिति है व्यक्ति की वो उनकी योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी मतलब आज के लिए भी एकदम सही है। आगे देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होना चाहिए। तो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का नारा है जो हमारे मतलब कि आप देखेंगे कि प्रस्तावना में है, लूसेंट में हमने पढ़ाया हुआ है, वो कहाँ से लिया गया, तो इसी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। और इस बार कहाँ पूछा गया था, जो एसएसटी में पूछा जाता है ना, मतलब क्लास 6 to 8 जो सीटेट का एग्जाम होता है एसएसटी से, वहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है इसे हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो इसी फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया है और ये यहाँ से हमें दिख भी रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि उनका ये मानना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं के नागरिकों, जो प्रजा थी उसको नागरिकों में बदल डाला। ठीक है, अब जब शासक राजा थे तो पूरे जो जनता थी वो प्रजा थी, जब शासक मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए तो जो राजा मतलब कि व्यक्ति हैं जो मतलब उन्हें चुन रहे हैं वो सब नागरिक हो गए। तो इस तरह से परिवर्तन हुए हैं। कह रहे हैं नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम लोग जो एनसीईआरटी में दिया रहता है उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, मैच द फॉलोइंग में। तो अब जाहिर सी बात है कि आप लोग इसको केवल आज का चैप्टर पढ़ के नहीं सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस को देखा है तब आप इसको इत्मीनान से कर सकते थे। तो हम आज नहीं कहेंगे कि आप खुद से करिए, हम खुद ही करवा दे रहे हैं इसको। तो ये मैच द फॉलोइंग में है। ठीक है, आपको बताना है कि एक साइड जो है ये पद का नाम दिया हुआ है और वो किससे मतलब संबंधित है, एक साइड वो दिया है और मैच करिए। तो चलिए हम खुद मैच करवा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सूबेदार, और ये सूबेदार को अगर आप मिलाएंगे तो किन के साथ मिलाएंगे, तो ये प्रांतीय सूबेदार से मिला देंगे। ठीक है, चौथ को पहले देख लेते हैं कि मराठों के द्वारा लगाया जाने वाला एक कर था चौथ। ठीक है, फिर और कौन सा, आज वाला जो हो जा रहा है उसको पहले देखेंगे। मिस्र, देखिए मैंने बताया था ना कि सिख योद्धाओं का एक समूह था, तो ये 3 तो हमारे साथ हो गए, आज वाले से ये 3 हो जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि मराठा कृषक योद्धा, ये कौन थे, कुनवी थे क्या, तो मराठा जो कृषक योद्धा है ना ये कुनवी थे, कुनवी जो है वो मराठा कृषक योद्धा थे। ठीक, जो उमरा है वो मतलब किनको कहा जाता था, तो जो उच्च अभिजात वर्ग के लोग थे उनको उमरा कहा जाता था। ठीक है, कौन बच गया, अभी फौजदार और इजारेदार बचे हुए हैं। तो फौजदार कौन है, तो जाहिर सी बात है फौज से हम लोग सैन्य कमांडर को ही जोड़ेंगे, तो एक मुगल सैन्य कमांडर को कहा जाता था फौजदार। और फिर बचा क्या, इजारेदारी, और ये एक राजस्व कृषक था, मतलब कृषि में राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी, इजारेदारी व्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम की चीज है। और कहाँ दिया हुआ है मैंने बता ही दिया कि उसमें एनसीईआरटी में लास्ट में दिया रहता है वर्क खुद से करने के लिए, होमवर्क टाइप का। और अब हम देख लेते हैं, ये भी वहीं से लिया है हमने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और हम देख लेते हैं कि औरंगजेब ने कहाँ पे एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो भैया दक्कन में। ठीक है, दक्कन में आप देखें कि औरंगजेब के द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि उमरा और जागीरदार मुगल अरे तो मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे, मतलब शक्तिशाली अंग थे, ये भी कोई कहने की बात है। फिर कह रहे हैं आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना, पूछ रहे हैं कब की थी, 1724 में, मैंने बताया ही था।
अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करिएगा ताकि मुझे ये भी पता रहे कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा कि बस झूठ है वीडियो देखा। तो आप बताइएगा, क्वेश्चन ये आपके लिए है कि अवध राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ देखिए सही या गलत बताना है। कह रहे हैं बताओ क्या नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो दिल्ली को कौन लूटा था? हमने बताया ना कितना मार्मिक दृश्य उसमें वर्णन किया गया है, कितना भयानक तरीके से लूटा है उसने। मैंने क्या आपको ये नहीं बताया कि नादिर शाह ने तख्त ताउस को यहाँ से ले गया? अगर नहीं बताया हो ना तो बता रहे हैं भैया, मयूर सिंहासन को भी हमारे यहाँ से उठा करके ले गया था कौन? नादिर शाह। और ये मयूर सिंहासन क्या है? तो ये शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था, जिसमें क्या जड़ा हुआ था? हीरा जड़ा हुआ था। कौन सा? कोहिनूर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं सवाई राजा जय सिंह इंदौर के शासक थे? मैंने तो जयपुर का बताया था, तो ये इंदौर के तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो दोनों ही गलत। फिर कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे? आज के चैप्टर में तो नहीं बताया है, लेकिन बात एकदम सही है। फिर कह रहे हैं पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना? एकदम सही बात है, ये तो मैंने बताया ही था। तो चैप्टर में जो बताया था वो भी पूछा है, कुछ उनकी मनमर्जी से भी पूछ लिया है कि अगर आपने इस चैप्टर से कुछ समझा तो आप बताओ। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो समाप्त हुई, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। आज का चैप्टर काफी लेंदी था। सबसे बड़ी बात, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा आपके लिए ओपन है, ठीक है। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी जो लूसेंट पॉलिटी वाली सीरीज है उसके साथ जरूर जुड़े रहें। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा वो कराने वाली सीरीज है, ठीक है। पॉलिटी में लगभग सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, केवल वो जो वनडे एग्जाम में हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो को आप विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप आधा अधूरा देख के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप जाने, आपका कर्म जाने। चलिए, हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।